प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में अम्ल सार एवं लवण वाला अध्याय देखेंगे। इस अध्याय में हमने अब तक अम्ल सार का सामान्य परिचय और पीएच स्केल का अध्ययन कर लिया था। आज हम अम्ल और सार के द्वारा होने वाली जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि जब भी कोई अम्ल होता है वो धातु का कार्बोनेट तथा धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो कि जब भी कोई अम्ल होता है वो धातु का कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब यदि हम इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया देखें तो देखो, सबसे पहले धातु का कार्बोनेट अर्थात धातु के साथ कार्बोनेट जोड़ो तो कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 ये कार्बोनेट का सूत्र होता है। अब यदि हम धातु देखें तो कोई भी धातु ले लो जैसे सोडियम, और सोडियम पर आवेश कितना होता है प्लस का 1। इसके द्वारा यदि सूत्र बनाए तो देखो या प्लस का 1 संयोजकता है या माइनस की 2 संयोजकता है, तो इसकी संयोजकता को तो यहाँ लिख देते हैं और इसकी संयोजकता को यहाँ लिख देते हैं। तो सोडियम कार्बो तो सूत्र बनता है Na2CO3, इसे कहते हैं धातु का कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही हम धातु के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़े तो देखो जैसे सोडियम धातु ले लो तो सोडियम पर की संयोजकता कितनी होती है प्लस का 1। ऐसे हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है, कार्बोनेट पर -2 संयोजकता होती है जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट पर -1 संयोजकता होती है। अब ये दोनों कट जाती है तो काट देते हैं तो सूत्र बनता है NaHCO3। तो धातु का कार्बोनेट हो गया Na2CO3 और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया NaHCO3। अब हम अम्लों को देखें तो देखो सबसे पहले किस अम्ल और सारों में पहचान करने का तरीका हमने पहले देख लिया है। तो यदि हम वो किसी को अम्ल और सार को पहचानने में दिक्कत होती है तो यदि आप वो वीडियो देख लोगे तो आप चुटकियों में बता सकते हो कि कौन सा जो यौगिक है वो तो अम्ल है और कौन सा सार है। यदि हम यहाँ देखें तो जैसे अम्ल होता है तो अम्ल होता है वो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है और सार जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब अम्ल भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। यदि प्रबल अम्ल के उदाहरण देखें तो प्रबल अम्ल होता है एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है H2SO4 और एक होता है HNO3, ये होता है प्रबल अम्ल। यदि हम दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखें तो दुर्बल अम्ल होता है एक तो एसिटिक अम्ल CH3COOH और एक होता है जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ये हम दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं कि जो अम्ल जल में अपघटित होकर पूर्णतः हमें पूरे के पूरे जल में अपघटित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो अम्ल जल में आंशिक रूप से अपघटित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। ऐसे यदि हम सार देखें तो सार भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल सार और एक दुर्बल सार। अब देखो यदि प्रबल सार का हम उदाहरण देखें प्रबल सार, तो प्रबल सार के मुख्यतः दो उदाहरण होते हैं, एक तो NaOH और दूसरा होता है KOH। अर्थात प्रबल सार का मतलब यह है कि जो सार जल में पूर्णतः अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें प्रबल सार कहते हैं। यदि हम दुर्बल सार का उदाहरण देखें तो दुर्बल सार यानी जो जल में अपघटित यानी पूरे जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल सार कहते हैं। जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे यदि कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ देते हैं तो ये मुख्यतः तीनों जो होते हैं वो दुर्बल सार के उदाहरण होते हैं। अब यदि हम आगे देखें कि यदि हम इन अम्लों को ले लेते हैं और इधर धातु का कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेकर इनकी आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखो सबसे पहले अम्ल का उदाहरण ले लो, तो अम्ल का उदाहरण क्या ले लिए HCl। फिर धातु का कार्बोनेट ले लो, यहाँ धातु कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। अब देखो अब इन दोनों के बीच में जब ये अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है वो देखते हैं। सबसे पहले इस सूत्र का निर्माण होता है एक तो हाइड्रोजन से और एक क्लोराइड से। इस सूत्र का निर्माण होता है एक तो सोडियम से और एक कार्बोनेट से। अब इनकी संयोजकता लिख लो, हाइड्रोजन में +1 संयोजकता पाई जाती है
क्लोराइड पर -1 संयोजकता पाई जाती है, सोडियम पर +1 और कार्बोनेट पर -2। अब कोई भी सूत्र होता है उसमें पहले वाला तो धनात्मक होता है और बाद वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तभी अधिकतर सूत्रों का निर्माण होता है। अब देखो, अब यदि हम पहले वाले का धनात्मक ले लेंगे, पहले वाला जो सूत्र है उसका धनात्मक ले लेंगे तो बाद वाले का क्या लेंगे, ऋणात्मक, तभी सूत्र प्राप्त होता है। तो ले लो, सबसे पहले इसका धनात्मक ले लिए तो यहाँ धनात्मक क्या है H+, इसका ऋणात्मक लोगे तो क्या आता है कार्बोनेट CO3- 2। परंतु ये कार्बोनेट है, इसके टुकड़े कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है। तो एक तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या बन गया, जल। अब देखो, अभी हमने पहले वाले का धनात्मक लिया था और बाद वाले का ऋणात्मक लिया है। अब हमें दूसरे वाले का तो क्या ले लो, धनात्मक, और पहले वाला क्या बच गया, ऋणात्मक, वो लेकर सूत्र का निर्माण करते हैं। तो देखो, यहाँ धनात्मक को पहले लिखते हैं, धनात्मक को पहले लिख दो, क्या आ गया Na+, फिर ऋणात्मक को ऋणात्मक लिख, ऋणात्मक क्या है Cl-। तो सूत्र क्या बनता है, दोनों की संयोजकता समान है तो काट दो और सूत्र क्या बन गया NaCl, अर्थात लवण का निर्माण हो गया। ये हमने सीखने के लिए किया है, आप इसका अध्ययन करने के बाद में आप इस अभिक्रिया को सीधा भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब यदि हम वापस जो अम्ल होता है इसकी धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएं तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है NaHCO3। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक तो लवण प्राप्त होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल। देखो, इस सूत्र का निर्माण यदि हम इसको समझे तो इस सूत्र का निर्माण होता है एक तो H+ से और एक Cl- से। इस सूत्र का निर्माण होता है एक तो Na+ से और एक HCO3 से, और हाइड्रोजन कार्बोनेट पर -1 संयोजकता होती है। अब देखो, अब इसका तो यदि हम धनात्मक लेंगे तो इस वाले सूत्र का क्या लेंगे, ऋणात्मक, और यदि हम इसका धनात्मक लेंगे तो इसमें क्या बच गया, ऋणात्मक, तो सूत्र का निर्माण करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने इसका धनात्मक ले लिया तो H+, इसका ऋणात्मक करेंगे तो क्या आएगा HCO3-, और इसके टुकड़े होकर कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट टुकड़े होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में प्राप्त होती है और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से क्रिया करके जल का निर्माण करती है। तो इन दोनों से किसका निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक किसका निर्माण होता है, जल का। देखो, अब यहाँ क्या बच गया, इसका धनात्मक ले लिया, इसका ऋणात्मक, यहाँ क्या बच गया, एक तो धनात्मक बच गया और पहले वाले सूत्र क्या बन के बच गया, ऋणात्मक। इससे हम सूत्र का निर्माण करते हैं, दोनों की संयोजकता समान है तो काट लेते हैं तो लवण का निर्माण हो जाता है NaCl। देखो, इन रासायनिक क्रिया को हम संतुलित भी कर सकते हैं। अब हम अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया करते हैं तो देखो कि जब भी कोई अम्ल होता है वो धात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया करता है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। अब ये जो लवण होता है वो सारे प्रवृत्ति का होता है, जो लवण होता है वो सारे प्रवृत्ति का होता है। तो देखो, यदि हम इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया देखे किस प्रकार अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले धातु का ऑक्साइड देखो कि धातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। कि यदि हमें तत्वों को पहचानने में दिक्कत हो कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है तो इसका हमने अध्ययन पहले वीडियो में कर लिया है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपको धातु और अधातु को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, जैसे हमने धातु ले लिया, धातु ले लिया जिंक और इसके साथ क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें पता है जिंक पर +2 संयोजकता होती है, ऑक्सीजन पर -2 संयोजकता होती है, दोनों समान होती है तो कट जाती है, सूत्र बनता है ZNO। ऐसे यदि हम दूसरी धातु ले ले जैसे मैग्नीशियम, अब मैग और इसके साथ क्या जोड़ दे, ऑक्सीजन, तो इसे क्या क्या कहेंगे, धातु का ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम पर +2 संयोजकता, ऑक्सीजन पर -2 संयोजकता, सूत्र बनता है MgO। तो ये क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड। यदि हम और उदाहरण देखें जैसे कॉपर है, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो कॉपर पर +2 संयोजकता होती है, ऑक्सीजन पर -2 संयोजकता होती है, कट जाता है, सूत्र बनता है CuO। ये क्या हो जाते हैं, धातु के ऑक्साइड। अब यदि हम इस अभिक्रिया देखें तो सबसे पहले अम्ल ले लो तो अम्ल क्या होता है HCl, फिर क्या ले लो, धातु का ऑक्साइड, इस धातु का ऑक्साइड हमने क्या ले लिया, CuO। अब देखो, अब अभिक्रिया कराओ। अभी हमने देखा था कि ये सूत्र कैसे बनता है, H और Cl। ये सूत्र कैसे बनता है, Cu और O। हाइड्रोजन में कितनी संयोजकता, +1, क्लोराइड पर -1, कॉपर पर +2,
और ऑक्सीजन पर -2। अब देखो, अब कोई भी सूत्र में धनात्मक और ऋणात्मक से बनता है, तो हम पहले वाले का धनात्मक लेते हैं तो बाद वाले क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो देखो जैसे इसका धनात्मक ले लिए, धनात्मक क्या आ गया H+, इसका ऋणात्मक ले लिए तो O-2। ये वाली संयोजकता यहां लिख दो, ये वाली संयोजकता यहां लिख दो, तो सूत्र बनता है H2O। तो देखो एक तो क्या बन गया, जल। अब हमने पहले वाले का धनात्मक लिए थे, बाद वाले का ऋणात्मक। अब शेष बचे हुए को भी लिख देते हैं, तो इसमें तो क्या बच गया, CO+ का 2, और इसमें क्या बच गया, Cl- का 1। हमने धनात्मक क्यों लिखा है, क्योंकि अधिकतर सूत्रों में पहले धनात्मक आयन होता है और बाद में ऋणात्मक आयन होता है। अब ये 2 यहां चला जाता है, 1 यहां चला जाता है, सूत्र बनता है CuCl2। तो ये बन गया लवण। और ये लवण होता है वो सारे प्रवृत्ति का होता है। आप इसको संतुलित भी कर सकते हो। यहां पर क्लोरीन 2 है, या 1 है, या 2 लगा दो। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 गए, क्लोरीन भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो सार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और जल बनता है। और ये लवण होता है, याद रखने की बात है कि ये लवण होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो देखो सबसे पहले हम अभिक्रिया देखते हैं, तो हमें अधातु के साथ ऑक्साइड जोड़ना है। तो अधातु के जैसे कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अब अभिक्रिया देखो, सबसे पहले अधातु का ऑक्साइड लिख दो, तो अधातु ऑक्साइड क्या हो गया, CO2। अब सार लिख दो। अभी हमने देखा था जो दुर्बल सार होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो ले लो। अब अभिक्रिया कराओ। देखो सबसे पहले लवण और जल बनेगा, तो हम समझने के लिए इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं Ca। अब ये 2 यहां भी है और यहां भी है, तो समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं O2H2। अब देखो और क्या है, CO2। तो सबसे पहले इस वाले में जल बाहर निकल गया, अर्थात 2 तो हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या निकल गया, H2। अब देखो जल बाहर निकलने के बाद में यहाँ क्या बचा, CaO बचा, और आगे क्या बच गया, CO2। और ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो क्या बचता है, Ca। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, तो ऑक्सीजन बन गया 3, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो देखते हैं कि जब भी कोई अम्ल होता है वह सार होता है, जब आपस में भी क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखो कि जब कोई अम्ल होता है वो सार से आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और ये लवण होता है, लवण बनने के बाद में ये अपना गुण खो देता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। और उदासीन होने के कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब यदि हम इसका उदाहरण देखें कि किस प्रकार ये उदासीन होता है, तो देखो सबसे पहले हम अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं। तो अम्ल का ले लो HCl, कोई भी सार का ले लो तो NaOH, ये दोनों क्या है, प्रबल प्रबल हैं। अब देखो इस सूत्र, अभी हमने देखा था इस सूत्र का निर्माण कैसे होता है, H+ और Cl-। समझने के लिए इस सूत्र का निर्माण कैसे होता है, सोडियम की +1 संयोजकता और हाइड्रोक्साइड पर -1 संयोजकता। अब सूत्र का निर्माण कैसे होता है, यदि हम इस वाले का धनात्मक लेते हैं तो दूसरे वाले का क्या लेते हैं, ऋणात्मक, और धनात्मक को पहले लिखते हैं, तो H+, इसका ऋणात्मक ले लो OH-। अब देखो अब H+ और OH, ये +1 से -1 दोनों की संयोजकता समान कट जाती है, सूत्र बनता है HOH। और ये HOH कितने हैं, 2, तो क्या बन गया, H2। और हम ये भी देखते हैं कि जल के टुकड़े H+ और OH- में होते हैं, तो यह क्या बन गया, H2। अब देखो आगे, अब इस वाले का हमने धनात्मक लिया था, इसका वाला ऋणात्मक। अब इस वाले का तो धनात्मक ले लो और इस वाले का क्या ले लो, ऋणात्मक, और धनात्मक को पहले लिख दो। तो धनात्मक Na+ Cl- दोनों की संयोजकता समान कट जाते हैं और सूत्र बन जाता है NaCl। तो ये वाली जब अभिक्रिया, जब कोई अम्ल होता है और सार होता है, आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है और उदासीन हो जाता है। यदि हम और अभिक्रिया देखें तो सबसे पहले दूसरा अम्ल ले लो। तो जैसे हमने उदाहरण ले लिया H2SO4, फिर सार ले लो, सार का उदाहरण ले लिया जैसे KOH। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, देखो सबसे पहले इस जो अभिक्रिया होता है उसमें ये सूत्र का निर्माण कैसे होता है, H+ और सल्फेट पर कितना आवेश होता है, -2। ऐसे ही सूत्र का निर्माण किससे होता है, K+ और OH हाइड्रोक्साइड -। देखो
इस वाले का धनात्मक लेंगे और इस वाले का ऋणात्मक, H प्लस और OH माइनस आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का। तो क्या बन गया, H2। अब देखो, अब इस पहले वाले धनात्मक लिए थे, बाद में क्या लिए थे, ऋणात्मक। अब क्या बच गया, इसमें तो धनात्मक बच गया और इसमें क्या बच गया, ऋणात्मक। और धनात्मक को पहले लिख देते हैं, तो देखो जैसे धनात्मक को पहले लिख दिए K प्लस, सल्फेट को बाद में लिख दो माइनस का 2। अब इस माइनस को 2 को तो यहाँ लिख दो, प्लस 1 2 प्लस 1 को यहाँ लिख दो, तो सूत्र क्या बन गया, K2SO4। ये बन गया, एक तो लवण बन गया, क्या बन गया, जल। आप इसको संतुलित भी कर सकते हैं, पोटेशियम 2 है, यहाँ 1 है तो कितना लगा दोगे, 2 लगा दोगे। देखो अब यहाँ सल्फेट 1, सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ भी कितने हैं, 4। परंतु ये 2 ऑक्सीजन और बढ़ जाते हैं, तो ये आप यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब ये सारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है।